सुबह के 7 बजे थे और कविता रसोई घर में अपने काम में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर ले ताकि वो अपने जरूरी काम से घर से बाहर जा सके। अरे कविता बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। आज तो अनिल भी घर पर नहीं है, थोड़ा आराम से उठ जाती। अनिल तो 2 दिन बाद आएगा ना। जी माँ जी बोल रहे थे 2 दिन बाद ही आएंगे, काम बहुत ज्यादा है। माँ जी मुझे भी बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए सोचा नाश्ता बना देती हूँ, भाभी को पीछे से परेशानी नहीं होगी। मैं 3-4 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। कविता की सास शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू को कभी भी किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं करती थी। पर कविता की जेठानी सुमन बहुत ही शक्की मिजाज की थी। वो हमेशा ही कविता पर शक करती रहती थी। सच तो ये था कि कविता देखने में सुमन से ज्यादा सुंदर थी। इसी कारण भी सुमन कविता से बहुत ईर्ष्या करती थी। कविता रसोई का सारा काम खत्म करके चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन आई तो उसे कविता दिखाई नहीं दी। माँ जी मैं देखती हूँ, आप कभी भी कविता से पूछते ही नहीं हो कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। वो रोजाना सुबह इतनी जल्दी चली जाती है और शाम को घर लौटती है। आजकल जमाना कितना खराब है, कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। मुझे कविता के लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। देवर जी तो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते हैं और कविता रोजाना घंटों के लिए कहीं भी निकल जाती है। आपको उसकी लगाम खींच कर रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी बहू हमारे पीठ पीछे किसी के साथ रंगरलियां मना रही हो। कैसी बातें कर रही हो सुमन, मैं अच्छे से जानती हूँ कविता बहुत अच्छी है। तुम फालतू ही उसके लिए इतनी बातें बना रही हो। वो रसोई का काम निपटा कर गई है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। शोभा मंदिर चली जाती है। सुमन मुंह बनाती हुई अपने कामों में लग जाती है। उसी रात जब सुमन की आंख खुली तो उसे कविता के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। ये इतनी रात को कविता के कमरे की लाइट चल रही है और ऐसा लग रहा है कमरे में कविता के साथ कुछ लोग और हैं, पर कौन? आधी रात के समय कविता के साथ कौन लोग हैं? एक बार सुनो तो सही कविता क्या बातें कर रही है। तुम मेरे दोनों हाथ पकड़ लो और तुम मेरे पैरों को कस कर पकड़ो और तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो और तुम तो बस मेरे सीने से लग जाओ और तुम मुझे अपनी ओर खींच लो। मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम पांचों की हूँ। मैं तुम पांचों के बिना नहीं रह सकती। तुम पांचों को एक साथ देखकर मुझे कुछ होने लगता है। मेरा मन करता है मैं तुम पांचों को एक साथ प्यार करूं। मैं जानती हूँ तुम पांचों मेरे आशिक हो, इसीलिए तो मैं तुम पांचों के बिना नहीं रह सकती। तुम पांचों मुझे एक साथ अपनी बाहों में भर लो। बस अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे और प्यार दो। हाँ ऐसे ही करते रहो, बस करते रहो। हाँ मैं मदहोश हो रही हूँ। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे 5 आशिक हैं जो मुझ पर मरते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही प्यार करो। कमरे से आती अजीब अजीब आवाजें सुमन के कान खड़े कर देती है। सुमन दौड़कर अपने पति और सास को जगाती है। क्या बात है सुमन, इतनी नींद से जगा दिया, तुम्हें भी चैन नहीं है? क्या हुआ है बहू, क्यों इतनी रात में सबकी नींद खराब कर रही हो? अभी बताती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि कविता पर नजर रखो। आप दोनों को पता भी है कविता के 5 आशिक हैं और वो इस समय कमरे में है। मैंने कविता की सारी बातें सुनी है। दरवाजा खटखटाती हूँ, सब सच सामने आ जाएगा। कविता, ओ कविता, दरवाजा खोलो। सुमन जोर जोर से कविता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। कविता ने घबराते हुए दरवाजा खोला। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कहाँ है तेरे 5 आशिक? दिखा, तू सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, मेरे कमरे में कोई नहीं है, आप चेक कर लो। मैंने खुद तुम्हारी आवाजें सुनी है, तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी। सुमन तुम्हारे कान बजने लगे हैं, पता नहीं कौन कौन सी भूतिया पिक्चर देखती रहती हो। खुद भी नहीं सोती और दूसरों को भी नहीं सोने देती। कविता बहू तुम आराम से सो जाओ, सुमन की तो आदत है सबको परेशान करने की। चलो हरीश बेटा तुम भी जाकर सो जाओ। सुमन ये हरकतें ठीक नहीं है। कविता कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। सुमन के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि कैसे कविता को रंगे हाथों पकड़े। अगली शाम सुमन ने कविता को किसी से फोन पर बात करते सुन लिया। मुझे लगता है सबको सच पता चल जाएगा, पर तुम मेरे साथ हो ना, मैं अब ज्यादा दिन तक सच छुपा नहीं पाऊंगी। सुमन भाभी को मेरे ऊपर शक होने लगा है। ठीक है मैं फोन रखती हूँ। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं कविता को पकड़ कर ही रहूंगी। आज रात में इस पर नजर रखूंगी। आज तो देवर जी भी वापस आ रहे हैं, उनके सामने भी सच आ ही जाएगा। उस रात सुमन ने फिर से कविता के कमरे से उसकी आवाजों को सुना। तुम पांचों एक साथ मेरे करीब आते हो तो मेरी धड़कनें और भी तेज होने लगती हैं। एक साथ मत आओ प्लीज, एक एक करके मेरे पास आओ। पहले तुम, उसके बाद तुम, फिर तुम आना, फिर इन तीनों के बाद तुम और तुम, सबसे आखिर में। बस ऐसे ही मुझे रोजाना रात में तुम पांचों का प्यार मिलता रहे। आओ, अब और रहा नहीं जा रहा। आओ मेरे करीब आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरे पास रहो। कविता कितनी बेशर्म है, साफ झूठ बोल रही है कि इसके कमरे में कोई नहीं है। आज तो इसके 5 आशिक इसके साथ पकड़े जाएंगे। लगता है देवर जी आके दरवाजा खोल देती हूँ। देवर जी मैं आपको फोन पर सारी बात बता चुकी हूँ। कविता की हरकतें ठीक नहीं है, वो आपको धोखा दे रही है। मैं खुद अपने कानों से उसकी बातों को सुनती हूँ, पर मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। आज आप खुद सच जान लो, वरना कहीं देर ना हो जाए। भाभी आप टेंशन मत लो, आज सच सबके सामने आ ही जाएगा। कविता दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अनिल की आवाज सुनकर हरीश और शोभा भी बाहर आ जाते हैं।
माँ जी सच तो यह है कि मैं एक नाटक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे बहुत समय बाद एक नाटक में प्ले करने का मौका मिला है जिसका नाम है देवरानी के 5 आशिक। बस मैं रोजाना रात को अपनी स्क्रिप्ट पढ़कर डायलॉग की प्रैक्टिस करती हूँ। ये बात अनिल भी जानते हैं। भाभी ने हमेशा से मुझ पर शक किया है। पता नहीं इन्हें मेरे से क्या चलन है, और मेरे डायलॉग सुनकर इन्होंने मेरे चरित्र को गलत समझ लिया। मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं आपको मेरे ये नाटक करने से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अनिल जी ने मुझे सच बताने से मना किया था। पर आज भाभी ने हद पार कर दी, इसलिए मुझे सच बताना ही पड़ा। माँ यही सच है। कविता एक नाटक में भाग ले रही है और वो इस नाटक की प्रैक्टिस में लगी रहती है। कविता का बहुत समय से मन था कि वो शादी के बाद एक बार फिर से नाटक और रंगमंच में भाग ले, जैसे पहले करती थी। इस बार इसे मौका मिला तो मैंने भी उसका साथ दिया, पर भाभी ने बात का बतंगड़ बना दिया। कविता, अगर तुम नाटक वगैरह करना चाहती हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर किसी का अपना काम होता है, अपना टैलेंट होता है। तुम्हें अपने टैलेंट को आगे लाना चाहिए। तुम इस नाटक में भाग जरूर लो। आई एम सॉरी कविता। सुमन के पास ज्यादा शब्द नहीं थे क्योंकि वो जानती थी कि उसने कविता को बहुत ज्यादा ही बोल दिया था। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहाँ उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच। थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का। थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी जरा मेरे लिए कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते हुए मर जाऊं। क्या मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती है। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी आप आ गई, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो, सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती, हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं।
लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो, वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी, ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना। इस फोटो में दुल्हन तो आप ही है, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है, तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद इसे बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहाँ से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं।